तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? इट इज़ द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी हों, कॉन्स्टेंट्स भी हों और ऑपरेशंस भी हों। वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, अननोन होती है, लेटर्स को वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, जिनकी वैल्यू हमें पता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब साइन जो हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब क्या है हमारे ऑपरेशंस। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, लेटर्स भी, कांस्टेंट भी और ऑपरेशंस भी, उसे हम कैसी एक्सप्रेशन बोलेंगे? एल्जेब्रिक। पर हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, फिर किसे पॉलिनोमियल बोलेंगे? इट इज़ द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 7। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखें, पहले तो हमें ये बताना है क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखेंगे क्या इसमें वेरिएबल्स हैं? x है, यस। कांस्टेंट है यानी नंबर्स हैं, 2 3 7 ये भी हैं। ऑपरेशंस है, माइनस भी है, प्लस भी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में भी हैं। तो यानी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल होने के लिए इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, मतलब या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ना ही नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शनल होगी। तो क्या यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो यानी क्या है? वेरिएबल ही नहीं है यानी वेरिएबल की पावर 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 भी 1 ही होता है। तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, y² प्लस 7y माइनस √2। अब हमें यहाँ देखना है क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल यानी y की पावर क्या है? 2, y की पावर क्या है? 1। तो ये भी क्या है? वेरिएबल की पावर 2 है और 1 है, तो यानी ये भी क्या है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब अगर एक क्वेश्चन है √x प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पर x की यानी वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पर x की पावर है √, का मतलब x की पावर हाफ। पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि x की पावर कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकती। 0 1 2 3 हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फ्रैक्शनल या फिर 0 होगी। तो यहाँ पर कैसी है? ये फ्रैक्शनल। तो क्या हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं। यानी अगर कहीं भी हम रूट देख लें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यानी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3y माइनस 1/y प्लस 2। अब यहाँ पर y की पावर है 1 और यहाँ 1/y है। 1/y का मतलब y की पावर क्या है? -1, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 है माइनस y की पावर -1 प्लस 2। 1/y को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव पावर है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल होगा? नो, क्योंकि पावर कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल की होल नंबर होनी चाहिए। अब हमारे से और क्या क्या पूछा जाता है पॉलिनोमियल के अंदर, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 7x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 5। अब हमसे इसमें क्या पूछा जाएगा? पहले तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे अल्फाबेट की पावर क्या है? 3 2 1, और यहाँ अल्फाबेट है ही नहीं, तो यानी कांस्टेंट नंबर है ये। तो जहाँ अल्फाबेट नहीं होता वो क्या है? सिर्फ नॉर्मल कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। और क्या पूछ सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और क्या पूछ सकते हैं? कांस्टेंट टर्म, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीज़ें अगर हमें आ गई तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? ये है 1 टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ गया, मतलब हमने ये सेपरेट, तो जहाँ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ जाता है यानी वो सेपरेट कर रहा है टर्म्स को। तो यहाँ कितनी टर्म्स होंगी? 1 2 3 4, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 4। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ एक्स को क्यूब का कोफिशिएंट मतलब x³ के साथ क्या अटैच है? तो वो है 7। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² के साथ क्या अटैच्ड है? 4 या -4। हमेशा नंबर का साइन लिखना होता है। यहाँ पर भी हमने 7 क्यों लिखा? क्योंकि 7 प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं है। -4 अगर नेगेटिव है तो साइन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस से कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x, तो x से पहले क्या अटैच्ड है? 3। कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं? वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या है? जिसमें अल्फाबेट नहीं है, वो है -5 विद साइन लिखेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है यानी अल्फाबेट है उसकी हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 3 2 और 1, तो हाईएस्ट क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब और समझते हैं कि हमारे पास सिलेबस में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं फिलहाल। तो हमारे पास अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ये हमारे पास 2 बेसिस पे डिवाइड है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल है, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल है। तो पहले देखेंगे
अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1, एक टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। जिसका एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे 7x, 3x², 4x³ -8, यानी जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है और कोई सेकंड थर्ड टर्म उसके साथ अटैच है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x - 3, तो 2 टर्म्स हो गई, 4x³ + 7, 5x² - 4, तो जिसमें 2 टर्म्स हैं वो क्या है, बाइनोमियल। फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7x² - 4x + 3, 8x³ + 4x² - 7x, तो जिसमें 3 टर्म्स हैं वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। अब सिमिलरली डिग्री के बेस पर भी हमारे पास है, तो अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यही है हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल, जिसकी डिग्री 1 है, मतलब जिसकी पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7x + 3, 8x - 1/9। अब इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट की पावर क्या है, हाईएस्ट 1। यहाँ एक और एग्जांपल ले सकते हैं 5x, तो इसमें भी क्या है, हाईएस्ट पावर x की 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री 2, अगर डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। एग्जांपल 4x² - 7x + 3, अब इसमें हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट की क्या है, 2 भी है 1 भी, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 3, जैसे 7x³ + 4x² - 3x + 2। अब इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन हमें तो डिग्री के बेस पे पूछा है, तो डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है इसमें, अल्फ़ाबेट की x की 3, तो यानी इसकी क्या हो जाएगा, इसका नेम डिग्री 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 5x² - 7x + 9। अब अगर हमसे इसमें डिग्री के बेस पे नेम पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, x की पावर 2 भी है 1 भी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है, तो नेम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखें तो 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा नाम, ट्राइनोमियल। तो इसका नेम हो जाएगा, इट इज़ अ ट्राइनोमियल, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। एक और पॉलिनोमियल जो हमें पता होना चाहिए वो है कांस्टेंट स्लैश यूनिवेरिएबल पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही है। एग्जांपल 8, अगर 8 लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। क्यों, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8x की पावर 0, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों डिग्री 0 है, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो हम वेरिएबल की पावर कितनी लिख सकते हैं 0, क्योंकि 8 × x की पावर 0 1, यानी 80 तो होता है। तो डिग्री 0 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यूनिवेरिएबल, एक हमें ये वर्ड न्यू है हमारे लिए, यूनिवेरिएबल या वन वेरिएबल भी जिसे बोलते हैं। यूनिवेरिएबल या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यानी एक ही लेटर यूज़ किया है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x² - 7x + 3, तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएबल। लेकिन अगर मैं लिखूँ x⁻10 + y⁻5 + z⁻3, तो इसमें मैंने 3 अल्फाबेट यानी 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए, तो ये यूनिवेरिएबल नहीं होगा। यूनिवेरिएबल यानी वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल, एक ही अल्फाबेट यूज़ किया है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज 2.1, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द डिग्री, तो पहले हमें डिग्री पता होना चाहिए, डिग्री किसे कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर 2, x की पावर 1, और यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है, डिग्री इक्वल्स टू 2, हाईएस्ट पावर 2 है, और 2 है तो डिग्री 2 है, तो उसका नेम क्या होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज y⁻3 y⁻1, तो हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3, यानी कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। -9 यानी डिग्री, यानी अल्फाबेट तो है ही नहीं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी डिग्री क्या है 0, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 4z - 3, तो z की हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1, यहाँ पर z की पावर 4z - 3 है, तो हाईएस्ट पावर 1, डिग्री z की पावर 1 है यानी डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो डिग्री 1 के लिए क्या वर्ड होता है, कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 and 3। हमें डिग्री 1 2 और 3 का एक पॉलिनोमियल लिखना है, तो डिग्री 1 यानी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं एग्जांपल, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, 7x + 2, 8x, 9x - 4, इनमें से आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें अल्फाबेट की पावर क्या होनी चाहिए 1। अब डिग्री 2 का देना है, तो डिग्री 2 के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, यानी 7x² + 5, 8x² - 4x + 2, अल्फाबेट की पावर क्या होनी चाहिए 2, हाईएस्ट। डिग्री 3, तो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो 5x³ - 4, 5x 6x³ - 7x² + 9, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द दिस. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस पॉलिनोमियल में पहले एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे. कहाँ है ये रहा एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ जो अटैच्ड है. क्या अटैच्ड है? प्लस के 6 अटैच्ड हैं तो 6. अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच है. तो एक्स क्यूब के साथ क्या अटैच है? 3 या -3. विद साइन लिखेंगे -3. 3 नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में z का कोफिशिएंट, पहले z को ढूंढें. पर इस पॉलिनोमियल में तो z है ही नहीं. क्या हम z है ही नहीं तो z का कोफिशिएंट लिख सकते हैं? जब z है ही नहीं तो कोफिशिएंट z का क्या होगा? वो जब टर्म है ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0. जो टर्म है ही नहीं, जो वेरिएबल, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0. जब z ही नहीं है तो z के साथ क्या ही अटैच होगा? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मतलब 0. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल. कांस्टेंट मतलब वो टर्म जिसे हम कहते हैं विदाउट वेरिएबल, जो बिना वेरिएबल के है. इसके साथ भी अल्फाबेट है, इसके साथ भी अल्फाबेट, इसके साथ भी, इसके साथ अल्फाबेट नहीं है. यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगी? बिना अल्फाबेट के, विच इज -10. विद साइन लिखना है हमें. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now moving on to our exercise next, that is 2.2. Find the value of linear polynomial f 5x minus 3 if x equals to 0. हमें एक polynomial दिया है 5x minus 3 और इसकी वैल्यू बतानी है at x equals to 0. तो यानी x की वैल्यू 0 पुट करनी है. x की प्लेस पर अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? x इंटू 0 -3. 5 इंटू 0, 0 - 3 इज -3. फिर x की वैल्यू, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू -1 पे. यानी अब x की जगह क्या रखना है इसमें? -1. पहले x की प्लेस पर 0 रखना था, अब -1. 5 1 5, माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर का साइन. अब x की जगह क्या रखना है? 2. क्या आ गई वैल्यू? 7. सिंपल है. अब ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें भी हमें वैल्यू पूछी है. पहले अगर s की प्लेस पर क्या रख देंगे? 0. तो जहाँ जहाँ s है हमें वहाँ वहाँ 0 रख देना है. फिर -4 ऐसे तो -4 इंटू 0 प्लस 6. नाउ 0 का स्क्वायर भी तो क्या होता है? 0. एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0. तो ये भी 0, ये भी 0 और ये क्या रह गया? 6. अब क्या पुट करना है? s की प्लेस पर -3. तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ -3 रख दिया हमने, क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है. नाउ -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3. तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 7 9 63, 12 प्लस 6 18. अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81. s की प्लेस पर अब क्या पुट करना है? 4. तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 4 पुट करेंगे. 4 4 16, 4 4 16 प्लस 6. नाउ 4 4 16 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 6 इज 10 एंड ग्रेटर नंबर का साइन. 16 7 112 होता है. नाउ -10, तो ये आ जाएगा 102. सिंपल है, बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे पास और इंपॉर्टेंट. द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ सलील. आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. पहले तो याद रखिए कि जो चीज़ फाइंड करनी है वही लेट करनी है. लेकिन हम तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हम किसकी एज को लेट करें? किसको एक्स माने? क्योंकि ना तो हमें सलील मदर की एज पता है, ना ही सलील की एज पता है, तो किसे लेट करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन से पता चलता है. द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times द सलील्स प्रेजेंट एज. जो मदर की एज है वो सलील की एज की 3 times है, 3 गुना है. तो पहले किसकी पता होनी चाहिए? सलील की एज. तभी तो हम उसका 3 times कर सकते हैं. पहले हमें सलील की एज पता होगी, तभी तो उसकी मदर की एज बताएंगे कि वो 3 times है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x years. देयरफॉर अब प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर कितनी हो जाएगी? मदर कितनी है उसकी? 3 times. यानी अगर उसकी एज x ईयर है तो मदर की एज 3x ईयर है. अब कह रहे हैं कि आफ्टर 5 years. जब भी हमें आफ्टर वर्ड दिखता है तो यानी कुछ साल बाद की बात कर रहे हैं. आफ्टर का मतलब कुछ साल बाद. कुछ साल बाद तो एज बढ़ेगी ना. जब भी आफ्टर आएगा तो प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे और बिफोर आएगा तो प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट. आफ्टर 5 years एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी? x + 5. जितनी आज है 5 साल बाद 5 years और ऐड हो जाएंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि सलील की एज बढ़ेगी तो मदर की एज नहीं बढ़ेगी. मदर आफ्टर 5 years एज ऑफ सलील कितनी हो जाएगी? x थी. आज प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 5. मदर की एज आज अगर 3x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 3x+. तो एज ऑफ सलील हो जाएगी x + 5 और एज ऑफ सलील मदर कितनी हो जाएगी? 3x + 5. 5 साल बाद, यानी जितनी आज है उसमें 5 ऐड कर देंगे. अब आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देयर एजेस विल एड अप टू 70. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद इन दोनों की एज का, यानी सलील और सलील की मदर की एज का सम कितना है? 70. नाउ इसे सॉल्व करेंगे. वेरिएबल्स को एक साथ x + 3x 4x, 5 + 5 10. नाउ नंबर्स ऑन वन साइड, अल्फाबेट ऑन अदर. 10 को उधर लेकर जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा. 4x = 60 और x की वैल्यू हो जाएगी 60/4. 4 1 4, 4 5 20. पर हमने x किसे माना था? हमने x माना था प्रेजेंट एज ऑफ सलील को. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील तो हमारे पास आ गई कितनी? x माना था यानी 15 years. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, मदर की एज कितनी थी? 3 times थी, यानी 3 × 15. सलील की एज की 3 times यानी 45 years. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. द रेशियो ऑफ द इंटीजर्स इज 2:5. फाइंड द टू इंटीजर. दो इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस 63 और उनका रेशियो दिया है. तो कभी भी रेशियो दिया होता है तो लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x. हमने माना वो इंटीजर क्या है 2x या 5x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 63. और डिफरेंस क्या होता है ग्रेटर माइनर स्मॉलर. ग्रेटेस्ट में से स्मॉलर को माइनस कर दिया तो 3x इक्वल्स टू 63. तो x कितना आ गया 63/3 यानी 21. पर हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें तो दोनों इंटीजर्स फाइंड करने थे. हेंस द इंटीजर्स क्या है 2x एंड 5x यानी 2 इंटू एक्स विच इज़ 2 इंटू 21 क्योंकि अब तो हमें x की वैल्यू पता है. एंड 5x मीन्स 5 इंटू 21. तो इंटीजर्स क्या है 42 एंड 105. अब इनका डिफरेंस करें तो क्या आ रहा है 63. चेक कर लेते हैं क्या इनका डिफरेंस आ रहा है 63. तो यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. रूबी के पास 2 टाइप्स के कॉइन हैं 2 rupee coin एंड 5 rupee coin. इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 88 रुपीज़ हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. पर पहले देखेंगे कि हम कौन से कॉइन्स सेलेक्ट करें 2 रुपी या 5 रुपी. तो उन्होंने कहा है कि शी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as 5 rupees. जितने 5 रुपी कॉइन्स हैं उसके 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपी कॉइन है. तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. 5 रुपी कॉइन हमने कितने मान लिए dx. देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं 5 रुपी कॉइन्स जितने थे 2 रुपी कॉइन्स उसके पास उसके 3 टाइम्स हैं. अगर ये x है तो 3x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास. टोटल अमाउंट है उसके पास 88. अब अमाउंट हमेशा कैसे बनती है जितने भी हमारे पास कॉइन्स हैं और जितने रुपीज़ के हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. यानी 5 रुपीज़ के कितने हैं x तो 5x प्लस 2 रुपी वाले कितने हैं 3 तो 2 इंटू 3x. 5 रुपी वाले x थे तो 5 इंटू एक्स. 2 रुपी वाले 3 हैं तो 2 इंटू 3x. क्या मतलब हुआ इस बात का ध्यान से देखेंगे. अगर मेरे पास 5 रुपी वाले कॉइन है 2 और 10 रुपी वाले कॉइन है 4 तो मेरे पास मनी कैसे आएगी. 5 रुपी वाले कॉइन है 2 यानी 5 के 2 है यानी 10 रुपीज़ हो गए. और 10 रुपी वाले 4 हैं यानी 10 इंटू 4 यानी 40 रुपीज़ हो गए. तो मेरे पास टोटल मनी क्या हो गई 10 रुपीज़ प्लस 40 यानी 50. यानी टोटल मनी कैसे आती है कि कितने कॉइन्स हैं और कितने डिनोमिनेशन का यानी कितने रुपीज़ वाला है. 5 इंटू एक्स 5x 2 3 ज़ा 6x 6x प्लस 5x 11x. तो x की वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 8. अब x 8 आते ही ध्यान से देखेंगे हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे थे ईच टाइप. हैंस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन. अगर 5 रुपी कॉइन की बात करें तो वो कितने थे x ही थे यानी कितने थे 8. एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन. 2 रुपी कॉइन कितने थे हमारे पास 2 रुपी कॉइन्स थे हमारे पास 3x यानी 3 इंटू 8 यानी कितने कॉइन्स थे 24. 2 रुपी वाले कितने हैं 24 और 5 रुपी वाले कितने हैं 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस. फेंस मतलब एक लोहे की तार है आयरन की वायर है और उस कितनी लेंथ है उसकी 300 फीट. इसको इसने 2 पीसेज में किया है डिफरेंट साइज़ के. एक लॉन्गर पीस है और एक शॉर्टर पीस है. तो एक छोटा सा पीस कर दिया मैंने इसका और एक लॉन्गर कर दिया. अब इसने कहा है कि द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर. अगर मैंने ये छोटा हिस्सा यानी 300 में से कितना कट कर लिया x तो जो लॉन्गर वाला है ये तो शॉर्टर वाला पार्ट हो गया. तो लॉन्गर वाला पार्ट कितना है लॉन्गर इज 4 times एज लॉन्ग एज शॉर्टर. जितना भी शॉर्टर है उसका 4 times है यानी अगर शॉर्टर x है तो ये कितना है 4x. यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 4x. ठीक है. अब दोनों मिलाकर टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए 3x 300. तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस हमने कितनी मान ली शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी मान ली x फीट. एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमने कितनी मानी है 4 times है यानी 4x फीट. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता है कि पूरा मिलाकर कितना है x और 4x 300 फीट. नाउ x प्लस 4x इज 5x. अब x के जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाएगा डिवाइड में. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60. लेकिन हमसे दोनों पीसेस की लेंथ पूछी थी तो हेंस लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इसे हमने कितना माना था x वो तो कितना आ गया 60 फीट. एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस हमने कितनी मानी थी लॉन्गर पीस कितना है 4x यानी कि 4x मीन्स 4 इंटू 60. अब तो x की वैल्यू पता है यानी कितना है 240 फीट. अब ध्यान से देखें 60 फीट और 240 प्लीज फीट 60 फीट और 240 फीट ऐड होकर कितना है 300 फीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice the width. एक रेक्टेंगल की बात करिए. पता है हमें रेक्टेंगल में 2 डायमेंशंस होती हैं लेंथ और ब्रेथ. इफ द लेंथ इज 3 more than twice the width. तो पहले तो विड्थ पता होनी चाहिए. विड्थ को अगर हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो लेंथ कितनी है 3 more than का मतलब 3 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है ट्वाइस द विड्थ के ट्वाइस से यानी 2 गुना से. तो लेंथ कितनी है 3 more than twice द विड्थ अगर x है तो ट्वाइस क्या होगा 2x और उसमें भी 3 more than यानी +3. तो पहले हमें क्या माना है ब्रेथ. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या विड्थ भी बोल सकते हैं. विड्थ या ब्रेथ एक ही बात है. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर. देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी 2x + 3. नाउ ऑलरेडी हमें क्या पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 24. पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 2 इंटू लेंथ कितना है 2x + 3 प्लस ब्रेथ कितना है x. हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला
नाउ 2x प्लस एक्स 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, 2 3 = 6। पहले नंबर को प्लस के 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -6, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 18। नाउ x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वाले 6 से डिवाइड में चले जाएंगे तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर, पर x हमने किसे माना था ब्रेथ को, हेंस ब्रेथ यानी जिसे हमने x माना था वो तो कितना है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है 2x प्लस 3 यानी 2 × 3 + 3 कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और हमसे डायमेंशन ही पूछी थी यानी हमें लेंथ और ब्रेथ ही बतानी थी इस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 गणिता मंजारी का एक्सरसाइज 2.3। ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करी है ऐसे ही 2.3 करनी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास उसके बैंक अकाउंट में कितनी मनी है 500 रुपीज़। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और हर महीने उसे पॉकेट मनी एवरी मंथ कितने मिलते हैं 150। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब कितनी मनी उसके पास होगी हर मंथ के बाद फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। हमें सेकंड मंथ से बताना है कि सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स से उसके पास कितनी मनी होगी। फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। अब जैसे हमने सेकंड मंथ के लिए बताया ऐसे हमें nth मंथ के लिए यानी किसी भी जनरल किसी भी मंथ के लिए निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। स्टार्टिंग से करते हैं 1 by 1 स्टेप 1। पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया है कि अकाउंट में उसके मनी कितनी है, अकाउंट बैलेंस। उसके पास अकाउंट में कितनी मनी बैलेंस है, कितने रुपीज़ पड़े थे 500 रुपीज़। देन उसकी पॉकेट मनी, जो उसको पॉकेट मनी मिलती है मंथली, हर मंथ, ईच मंथ, हर महीने कितने मिलते हैं 150 रुपीज़। अब एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट मंथ में देखूँ एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितनी होगी। अगर हम एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ की बात करें कि फर्स्ट महीने के बाद, तो 500 तो उसके पास ऑलरेडी पड़े थे और 150 और आ गए क्योंकि उसकी पॉकेट में नहीं मिली। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ उसके पास कितने रुपीज़ हो गए 650। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ कितने हैं 650। नाउ हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। अगर हम सेकेंड मंथ की बात करें तो अब अगेन 500 उसके अकाउंट में पहले ही थे, 150 उसे फर्स्ट मंथ की मिली और सेकंड मंथ के बाद उसे सेकंड मंथ की भी मिल रही होगी पॉकेट मनी, वो भी कितनी मिली होगी 150। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 500 ये है और 150 प्लस 150 को क्यों ना मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 150। पता है मैं 150 प्लस 150 300 होगा, पर 2 × 150 भी तो 300 ही होगा, तो हम इसे ऐसे लिख दें। तो अब कितनी मनी आ गई उसके पास 800, यानी एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसके पास कितनी है 800। सिमिलरली एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ की बात करें तो अब क्या होगी 500 उसके पास पहले ही थे, फर्स्ट मंथ के लिए उसे क्या मिले 150, फिर सेकंड मंथ के एंड के 150, फिर थर्ड मंथ के एंड पे थर्ड मंथ की भी तो पॉकेट मनी मिलेगी 150। अब इसे इस तरह लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 150, यानी अब कितने हो गए 500 + 450 विच इज़ 950। तो हमें एट द एंड ऑफ सेकंड भी पता चल गया, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ भी। पर हमसे क्या पूछा था, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकंड मंथ ऑनवर्ड, सेकंड से लेकर हर मंथ की पूछिए। देन इसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ तक आप कितने भी मंथ की निकाल सकते हो। राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी शी विल हैव एट nth मंथ। अब हमें किसी भी मंथ की निकालनी है, हमें पता है सेकंड मंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड मंथ के लिए 3 से, तो एट द एंड ऑफ nth मंथ, अगर हम nth मंथ की बात करें तो उसकी सैलरी कैसे क्या होगी एट द मंथ ऑफ nth एंड क्या होगा, एट द एंड ऑफ nth मंथ क्या होगा। तो 500 तो ऑलरेडी उसके बैलेंस में थे, सेकंड मंथ था तो 2 × 2 150 हो गया, थर्ड मंथ के लिए फाइंड करना था तो 3 × अब एट द एंड ऑफ nth मंथ कहेंगे तो n × 150, यानी हो जाएगा 500 + 150 n। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोशिश करेंगे कि वेरिएबल वाली टर्म पहले लिखेंगे और अदर टर्म बाद में। तो ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है बिल्कुल इसी की तरह। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली में कितने मेंबर्स थे 120। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। हर आर में कितने मेंबर्स जो है ड्रॉप आउट यानी जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, 3 आवर्स तक पूछ रहे हैं, इसी तरह एंड्स ऑन। एंड फाइनल लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। सेम है, पिछली बार 150 पॉकेट मनी ऐड हो रही थी, मिल रही थी, इस बार लोग ड्रॉप हो रहे हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। इस बार हमारे पास इनिशियल मेंबर कितने हैं, तो ध्यान से देखेंगे इनिशियली मेंबर्स कितने हैं वहाँ पर 120। अब मेंबर्स लीविंग एवरी आवर या ईच आवर, हर घंटे में कितने लोग जा रहे हैं, तो हमें पता है ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट यानी 9 जा रहे हैं। अगर हर घंटे में 9 जा रहे हैं तो आफ्टर 1 आवर कितने रह जाएंगे, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर। अगर आफ्टर 1 आवर की बात करेंगे, आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट तो 120 तो थे। आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 120 - 9, क्योंकि 120 इनिशियल थे, 1 आवर में कितने मेंबर्स ने लीव कर दिया 9, सो 120 - 9 विच इज़ 111। नाउ आफ्टर 2 आवर्स
आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट इक्वल्स टू 120 पहले थे, 1 आवर में 9 चले गए, फिर सेकेंड आवर में और 9 चले गए। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 2 टाइम्स आ रहा है तो -2 × 9 मीन्स 120 - 18 विच इज़ 102। अगर मेरे पास -9 और -9 है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? माइनस माइनस प्लस माइनस का 18, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 × 9 विच इज़ -18। -9 को -2 × 9 भी लिख सकते हैं। नाउ आफ्टर 3 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 120 -9 -9 इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 120 - 3 × 9 विच इज़ 120 - 27, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 120 - 27 विच इज़ 93। अब हमने आफ्टर 1 आवर निकाल लिया है, आफ्टर 2 आवर्स देखा है हमने। 1 आवर के लिए 1 × 9, 2 आवर्स के लिए 2 × 9, 120 में से माइनस किए। 3 आवर्स के लिए 120 - 3 × 9। इसी तरह कितने भी आवर्स के लिए आफ्टर nth आवर के लिए क्या हो जाएगा? 120 - 10 × 9। हमसे कितने आवर्स के बाद पूछा है लेकिन nth आवर, तो आफ्टर nth आवर यानी n घंटे बाद नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह जाएंगे? मेंबर्स लेफ्ट विल बी 120 - n × 9 विच इज़ 120 - 9n। ऐसा क्यों? देखो 1 आवर था तो 1 × 9, 2 आवर्स था तो 2 × 9, 3 आवर्स था तो 3 × 9, n है तो n × 9। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। एक रेक्टेंगल की बात करिए और बोला है कि इसकी लेंथ कितनी? सपोज करो इसकी लेंथ है 13। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12, 10 एंड 3 8। 3 पार्ट्स दिए हैं कि एरिया बताओ अगर ब्रेथ 12 है, 10 है, और ब्रेथ हम पता है ये इसे बोलते हैं, और हर एक पार्ट के लिए ब्रेथ चेंज हो रही है। फर्स्ट पार्ट के लिए ब्रेथ कितनी है? 12, देन सेकंड पार्ट 10, देन फॉर थर्ड पार्ट इट इज 8। फाइंड अ लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। लीनियर पैटर्न भी रिप्रेजेंट करेंगे, पहले देखते हैं सिंपल। वी नो, सॉल्यूशन की बात करेंगे। वी नो, सो वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो हमें पहले से ही पता है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ तो ऑलरेडी दी है कितनी? 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी है फर्स्ट पार्ट में? 12 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? L × B विच इज़ 13 × 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर? हम एरिया तो निकाल देते हैं, हम यूनिट नहीं लगाते। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड पार्ट करेंगे। लेंथ इज गिवन, लेंथ तो अभी भी क्या है? 13, पर सेकंड पार्ट में ब्रेथ क्या हो जाएगी? सेकंड पार्ट में ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 13 × 10 विच इज़ 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट लेंथ इज अगेन 13 सेंटीमीटर, पर इस पार्ट में ब्रेथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो अब एरिया क्या हो जाएगा? अगेन फॉर्मूला इज L × B, 13 × 8, यूनिट लगाना नहीं भूलना, विच इज़ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम जनरल पैटर्न की बात करें कि रिप्रेजेंटिंग द एरिया, हमें एक लीनियर पैटर्न लिखना है, तो लीनियर पैटर्न फॉर एरिया, इस क्वेश्चन में एरिया को अगर हम देखें तो वो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो फिक्स है तीनों में, तीनों पैटर्न में लेंथ कितनी थी? L × B करेंगे तो लेंथ कितनी है? 13, पर ब्रेथ जो है वो तीनों पार्ट्स में चेंज हो रही है, तो क्या चेंज हो रहा है? B, तो फॉर्मूला हो जाएगा 13B, एरिया इज इक्वल्स टू 13B, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखेंगे, सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7, ब्रेथ इज 13 एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इफ द हाइट इज 5, 9 एंड 13। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ और ब्रेथ हमारे पास फिक्स है कितनी? 7 एंड 11, और हाइट के लिए हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो ध्यान से देखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स? वॉल्यूम ऑफ आर रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब फर्स्ट पार्ट में लेंथ हमें ऑलरेडी फिक्स दी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 11 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हाइट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? L × B × H विच इज़ 7 × 11 × 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 385। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 3 टाइम्स सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे वॉल्यूम में यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड पार्ट में अगेन लेंथ तो 7 ही है, ब्रेथ भी 11 ही है, पर हाइट कितनी है इस बार? 9 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम विल बी L × B × H विच इज़ 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। देन अगेन लेंथ इज 7 फॉर थर्ड पार्ट, ब्रेथ इज 11, हाइट कितनी हो जाएगी? लेंथ 7 है, ब्रेथ 11 है, हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू L × B × H, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? L × B × H यानी 7 × 11 ×
13 which is 77 into 13 that is equals to 1001 centimeter cube. ओके, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13 77 इंटू 13 विच इज 1001 सेंटीमीटर क्यूब. जैसे हमने अभी और पार्ट्स लिख लिया. अब लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम लिखना है क्योंकि फाइंड द लीनियर पैटर्न भी हर क्वेश्चन में पूछा है हमसे. सो लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा. वॉल्यूम में हमारे पास L इंटू बी इंटू एच है. लेंथ कितनी थी, फिक्स है 7. ब्रेथ कितनी थी, फिक्स है 11. बट हाइट चेंज हो रही है तो एच को एच ही लिखेंगे. तो 77h, तो V इक्वल्स टू 77h. दिस विल बी द आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसमें टोटल पेजेस कितने हैं, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन. टोटल पेजेस हैं 500 और हर दिन कितने पढ़ती है, पेजेस रेड ईच डे एवरी डे, यानी हर दिन कितने पेजेस रीड करती है, 20. सो पेजेस अगर एक दिन में वो 20 रीड करती है तो पेजेस रेड इन 15 डेज कितने रीड कर लेगी, 15 डेज में कितने रीड कर लेगी, 15 इंटू 20 यानी कितने पेजेस रीड कर लेगी, 300 पेजेस. लेकिन हमसे ये तो नहीं पूछा था कि कितने रीड कर लेगी 15 में, हमसे पूछा था हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज. तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, हमसे ये पूछा है कि आफ्टर 15 डेज कितने पेजेस लेफ्ट होंगे. 500 में से 300 पढ़ चुकी है तो कितने रह जाएंगे, 200 पेजेस. अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन में. तो यहाँ क्या लेट करेंगे, यहाँ पर पेजेस जितने दिन पढ़ रही है वही तो लेट, अगर हमने कहा कि कितने दिन की बात कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज बी n. 15, 16, 17, 18 नहीं, हम n डेज की बात कर रहे हैं. तो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा हमारे पास, अगर 1 डे में 20 रीड करती है तो n डेज में 20n रीड करेगी. सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज क्या हो जाएगा हमारे लिए, 500 हमारे पास टोटल पेजेस थे. अगर 1 डे में रीड करती है तो 20, 15 डेज में 15 इंटू 20, तो n डेज में 20 इंटू n इंटू 20. सो 500 माइनस 20n, कितने पेजेस रीड करेगी, 500 माइनस 20n. सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. Let's start with exercise 2.4 of chapter 2, class 9th maths. Suppose a plant has height 1.7 feet and it grows by 0.5 feet each month. कि एक प्लांट की हाइट है 1.75 और वो पर मंथ यानी हर मंथ एवरी मंथ कितने फीट और इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है, 0.5 फीट हाइट उसकी और बढ़ रही है. फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो अगर 1 मंथ में 0.5 इंक्रीज हो रही है तो 7 मंथ में कितनी होगी, 7 इंटू 0.5. मेक अ टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10. टी मीन्स टाइम जो है वो 0 to 10 मंथ्स है. शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ. फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट से कि इनिशियल हाइट हमारे पास कितनी दी है. इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट तो वो हमें गिवन है कितनी, 1.75 फीट. नाउ ग्रोथ इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितनी, पर मंथ कितनी ग्रोथ हो रही है, तो एवरी मंथ 0.5. सो ग्रोथ इन 7 मंथ कितनी हो जाएगी, ग्रोथ इन 1 मंथ अगर 0 पॉइंट है तो ग्रोथ इन 7 मंथ हो जाएगी 0.5 इंटू 7 विच इज़ 3.5. अब अगर इनिशियल हाइट 1.75 थी और 7 मंथ्स में इतनी बढ़ गई तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर 7 मंथ. तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, प्लांट की पहले ही हाइट कितनी थी 1.75 और 7 मंथ में कितनी और इंक्रीज हो गई 3.5. तो यानी आफ्टर 7 मंथ उसकी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, ऐड करेंगे तो 5.25 फीट. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया. नाउ सेकंड पार्ट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ. टाइम जो है हमने कहाँ से लेना है, 0 से 10 मंथ तक, और हाइट कितनी फीट बढ़ रही है. तो अगर 0 है यानी अभी मंथ स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियल 0 की बात हो रही है, तो यानी जितनी थी उतनी ही है, यानी कितनी थी 1.75 फीट ही थी. आफ्टर 1 मंथ कितनी हो जाएगी, अब आफ्टर 1 मंथ हमने कहा है कि आफ्टर इन एवरी मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5. अब 1.75 पहले ही थी, 0.5 और बढ़ गई, तो 1.75 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2.25. सिमिलरली अब सेकंड मंथ में फिर से 0.5 को ऐड कर देंगे, अगेन 0.5 ऐड करेंगे 2.25 में तो हो जाएगा 2.75. फिर थर्ड मंथ के लिए फिर से 0.5 नेक्स्ट मंथ के लिए ऐड करेंगे क्योंकि हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है. तो 2.75 में 0.5 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा ऐड करके 3.25. फिर इसमें 0.5 सिमिलरली ऐसे ही ऐड करेंगे देन 3.75. अगेन नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते रहेंगे, हर बार हमें कितना ऐड करते रहना है 0.5. एवरी टाइम कितना ऐड कर रहे हैं हर मंथ 0.5. तो ये हम टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, बस हर एक प्रीवियस वैल्यू में 0.5 ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू बतानी है. 6.25 और इसमें ऐड हो जाएगा तो 6.75. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड एन एक्सप्रेशन
दैट रिलेट्स एच एंड टी, जो एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखनी है, एक रिलेशन बतानी है हाइट में और टाइम में। तो थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कहेंगे, हेयर जो हाइट है यानी एच जो है वो पहले कितनी थी 1.75, लेकिन हर बार कितनी इंक्रीज हो रही है मंथ के हिसाब से 0.5। तो पहले मंथ के लिए 1 इंटू 0.5, सेकेंड मंथ के लिए 2 इंटू 0.5, थर्ड मंथ के लिए 3 इंटू, तो यानी हम अगर जनरल लिखना चाहते हैं तो 0.5 इंटू जो भी मंथ है यानी टी लिख देंगे, टी स्टैंड्स फॉर मंथ, तो हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 टी। और हाइट लीनियर ग्रोथ क्यों होगी, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है जब एक ही वैल्यू सिमिलर इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि सिंस हर बार हाइट जो है वो 0.5 यानी सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, तो सिंस हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू यानी सेम वैल्यू से ही इंक्रीज हो रही है, क्या है वो वैल्यू 0.5 फीट, तो ये कैसी रिलेशन है, लीनियर, ये ग्रोथ कैसी है, लीनियर। सिमिलरली करेंगे सेकंड क्वेश्चन, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, पिछली बार ग्रोथ हो रही थी यानी इंक्रीज हो रहा था, इस बार डिक्रीज हो रही है 800 एवरी ईयर। इस बार मंथ की जगह हम क्या बात करें कि हर ईयर कितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है 800। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, पहले सिंपल वर्क करते हैं, इनिशियल वैल्यू कितनी थी मोबाइल की, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन कितनी है 10,000 रुपीज़। फिर हमारे पास वैल्यू हर मंथ हर ईयर, मंथ नहीं ईयर, डिक्रीज हो रही है 1 ईयर में, एवरी ईयर मतलब 1 ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है 800 रुपीज़। तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 3 ईयर्स में, कितनी हो जाएगी 800 इंटू 3 यानी कितनी डिक्रीज हो जाएगी 2400 डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इतनी 3 ईयर्स में डिक्रीज हो गई तो कितनी बची, यानी मोबाइल की वैल्यू कितनी होगी, यानी मोबाइल फ़ोन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी वैल्यू होगी, 3 ईयर्स से पहले 10,000 थी, फिर 1 ईयर में इतने रुपीज़ डिक्रीज हो रही है, तो 3 ईयर्स में कितनी 2400 वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई होगी, तो यानी अब कितने का होगा फ़ोन, 10,000 थी पहले, लेकिन 3 ईयर्स तक उसकी वैल्यू कम हो गई, 2400 रुपीज़ कम हो गई, यानी कितने का है 7,600। नाउ हमें क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, 0 to 8 ईयर्स के लिए। तो हमने कहा टाइम जो है वो ईयर्स में है, 0 से लेकर 8 तक, वैल्यू अब 0 यानी इनिशियल वैल्यू लिखना है, 0 का मतलब पहली सबसे इनिशियल वैल्यू क्या थी 10,000, अब 800 रुपीज़ हर ईयर कम हो रहे हैं, एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन है डिक्रीज हो रहा है, 800 का डिक्रीमेंट हुआ, अब 10,000 में 800 डिक्रीज हो गए होंगे, तो कितने का आएगा फ़ोन 92, नेक्स्ट कितने का आएगा 84, हर बार आप क्या कर रहे हैं 800 रुपीज़ डिक्रीज कर रहे हैं एवरी टाइम, अगेन 800 रुपीज़ डिक्रीज कर देंगे, देन अगेन, तो 800 डिक्रीज करके हमारे पास ये पूरा टेबल हम बना सकते हैं वर्बली। अब कितना हो जाएगा 4400, नाउ 800 और माइनस करेंगे तो 3600। अब हमें क्या पूछा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इंक्रीजेज, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, यानी लीनियरली वैल्यू क्यों कम हो रही है। तो देखेंगे पहले जो वैल्यू थी v स्टैंड्स फॉर वैल्यू जो थी वो कितनी थी 10,000, फिर एवरी ईयर कम हो रही है 800, अब वन मंथ के लिए 800 इंटू 1, सेकंड ईयर में कितनी हो जाएगी 800 इंटू 2, थर्ड ईयर के लिए 800 इंटू 3, फोर्थ ईयर के लिए, तो इसी तरह जनरली हमने ईयर्स की जगह क्या रख दिया है t माइनस 800 t। तो ये हो गया हमारे पास जनरल इक्वेशन, और हम कह सकते हैं कि लीनियर डिके क्यों है ये, क्योंकि हर बार सेम कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीमेंट आ रहा है, सो लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू decreases because the value decreases at constant rate which is 800 per year। सिमिलर क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम थिंग, इस बार बस हमें वैल्यू की जगह क्या बता दिया है पॉपुलेशन, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, और हर साल कितने लोग मूव कर रहे हैं, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, सिटी से विलेज में आ रहे हैं, यानी तो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, हमने कहा इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो कितनी है 750, नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर, यानी 1 ईयर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में 50, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने ईयर्स के बाद पूछ रहे हैं 6, तो 1 ईयर में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 50 लोगों का, तो 6 ईयर में 50 इंटू 6 यानी कितने लोग और आ जाएंगे 300, तो अब 6 ईयर्स बाद कितनी होगी पॉपुलेशन, सो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स विल बी क्या 750, तो पहले ही लोग थे वहाँ पर, 300 और आ जाएंगे, तो इतना हो जाएगा 1050। नाउ अगेन मेक अ टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक बताना है हमें, एंड पॉपुलेशन पी, अब 0 जब इनिशियल थी तो कितनी थी 750, अब हर बार कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर 50,
50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो +50 देन +50 करते जाएंगे और वैल्यूज़ हो जाएंगी 750 में ये 800 देन 8, ये तो हम ओरली कर सकते हैं। टेबल की वैल्यूज़ हम ओरली यानी वर्बली ही लिख सकते हैं। टेबल की वैल्यूज़ को लिखने के लिए हमें कोई ऐसा नीड नहीं है। 10,050 एंड 50 1100 देन 1,150 देन 1200 देन 1250 देन 1250। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर। अगेन थर्ड पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन 750 थी और हर साल कितनी बढ़ रही है 50 इंटू टी, यानी 750 प्लस 50 टी। सो एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, क्या रेट है वो हमारे पास 50% पर ईयर, सो इट इज़ सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इट इज़ लीनियर ग्रोथ। अगर डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीमेंट होता कि जैसे फर्स्ट ईयर में 50, नेक्स्ट ईयर में 100, फिर 300 या 20, तो वो हमारे पास लीनियर ग्रोथ नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी सिमिलर क्वेश्चन। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक कंपनी है जिसमें 600 रुपीज़ जो है वो रिचार्ज का प्राइस है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, और रिचार्ज के हर 15 दिन बाद, सॉरी ईच डे आफ्टर एवरी डे कितने रुपीज़ का रिडक्शन हो जाता है, बैलेंस में कम हो जाते हैं 15 रुपीज़। तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट द मॉडल्स दैट रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, का मतलब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेक अ टेबल फॉर दिस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल बैलेंस कितना है। हमें मोबाइल का जो बैलेंस है रिचार्ज कराने के बाद इनिशियल क्या मिला है 600 रुपीज़। अब कितने रुपीज़ उसकी वैल्यू कम हो रही है एवरी डे, तो वैल्यू रिड्यूस्ड इन 1 डे, आफ्टर 1 डे कितनी वैल्यू कम हो जाएगी 15 रुपीज़। तो अब अगर मुझे रिमेनिंग बैलेंस निकालना है, कितना बैलेंस बचा, तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे, वैल्यू रिड्यूस इन एक्स डेज, एक्स डेज में कितनी रिड्यूस हो जाएगी 15 इंटू एक्स यानी 15x। अब 600 पहले से ही थे, 15x कम हो गए, तो अब कितना रिमेनिंग बचा 600 माइनस 15x, यानी ये जो बैलेंस bx बचा है ये कितना है 600 माइनस 15x। जो बैलेंस आफ्टर x डेज बचेगा वो 600 माइनस 15x होगा। और कितने रेट से कम हो रहा है 15, तो ये कैसा कुछ ग्रोथ है लीनियर। एज द बैलेंस जो रिडक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, सेम रेट से हो रहा है, इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट विच इज़ ₹50। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो सिमिलर है। अब कितने टाइम बाद वो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट, रन आउट का मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा, यानी ये जो bx की वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी कितने दिन बाद। तो अगर हमें ये bx की वैल्यू जीरो करनी है, ध्यान से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन bx की वैल्यू क्या हो रही है जीरो, यानी बैलेंस जो है वो बिल्कुल जीरो हो रहा है। बैलेंस था क्या 600 माइनस 15x, 600 माइनस 15x जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फाबेट यानी वेरिएबल ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर, x के जो मल्टीप्लिकेशन में है नंबर वो चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 15 4 60 देन x इज इक्वल्स टू 40, यानी जो बैलेंस है रन्स आउट यानी कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे 600 पूरे कितने डेज बाद आफ्टर 40 डेज। अब आफ्टर 40 डेज पूरा बैलेंस फिनिश हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर x यानी बैलेंस के लिए फ्रॉम 1 to 10 डेज, x मतलब डेज रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि 1 to 10 डेज हैं और कितना बैलेंस रिड्यूस हो रहा है विद टाइम। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम, सबसे पहले बैलेंस था हमारे पास 600, 15 रुपीज़ कम हो गया, तो आफ्टर 1 डे कितना हो जाएगा 585 रह जाएगा। हर बार कितने रुपीज़ कम हो रहे हैं 15 रुपीज़ कम हो रहे हैं, देन 570, देन 555, देन 540, देन 525, देन 510, then 495, then 480, then 465, then 450। हर बार क्या करना है 15 रुपीज़ कम कर देने। Let's start with next exercise, that is exercise 2.5. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टीचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसकी एक फिक्स्ड मंथली फ़ी तो है ही, बट एक एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, यानी एक फिक्स मंथली फ़ी तो आपको देनी है, लेकिन अगर आप कोई डिजिटल मॉड्यूल एक्सेस करते हैं उसका, तो पर मॉड्यूल भी आपको कुछ कॉस्ट देनी होती है। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स
हर बिल वॉज 400। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस करे थे तो उसका बिल आया है 400 और 14 मॉड्यूल एक्सेस करें तो 500। इफ़ द मंथली बिल, यानी बिल को वो अगर हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस करें जिन्हें हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू ax प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान से समझेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास बिल जो कि क्या है y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक है हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कि कितने मॉड्यूल्स उसने एक्सेस किए हैं, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। जब उसने 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए हैं तो उसका बिल कितना आ रहा है 400 रुपीज़, और जब उसने 14 मॉड्यूल्स एक्सेस किए हैं तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 500 रुपीज़। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y और x में रिलेशन दी है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। अब उन्होंने कहा है कि दोनों जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हैं आपको मॉड्यूल्स और y के रिलेटेड, उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वाई क्या है 400 इज इक्वल्स टू ए एक्स, एक्स कितना है 10 प्लस बी, यानी हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, बिल कितना है 500, मॉड्यूल्स कितने हैं 14, तो y यानी 500 a एज इट इज़ x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 14 प्लस b इक्वल्स टू 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस बी। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, या तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट। और जब हमारे पास a और b जो वेरिएबल्स हैं, इनके साइन हमें दोनों इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं b को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, रिमूव करना चाहती हूँ, b का साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है, तो क्या करेंगे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 इक्वेशन को इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 1 फ्रॉम यानी किस में से, इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 है हमारे पास 14a प्लस बी, और इसे में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं माइनस। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज। 500 माइनस 400 इज 100, b माइनस बी कैंसिल आउट, 14a में से 10a चले जाएंगे तो 4a बच जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 4, मल्टीप्लाई वाला 4 किस में चला जाएगा डिवाइड में। नाउ ये हो जाएगा 25, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई a इज इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट करके b की भी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी, 400 इज इक्वल्स टू 10, a की प्लेस पर क्या लिखेंगे 25, 400 इक्वल्स टू 250 प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 माइनस 250 विच इज़ 150। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी इस पूरे क्वेश्चन में, कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। सिंपल है, इक्वेशन ऑलरेडी उन्होंने दी है, बस हमने उसमें फर्स्ट और सेकंड केस को पुट किया और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ जिम चार्जेस फिक्स्ड मंथली फ़ी, एक जिम की मंथली फ़ी तो है ही फिक्स्ड, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसकी तो मंथली फ़ी दे ही रहे हैं, पर अगर हम वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का यूज़ कर रहे हैं फॉर 1 आवर तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, पर आवर के हिसाब से चार्जेस हैं। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज 800। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि अगर उसने 10 आवर्स के लिए कोर्ट का यूज़ किया था प्ले, तो 800 रुपीज़ आया है, और 15 आवर्स अगर प्ले किया है, बैडमिंटन यूज़ किया है, तो 1100 बिल आया। फाइंड इफ़ द मंथली बिल, अब बिल को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आवर्स को एक्स से। इस रिलेशन की अगेन सेम क्वेश्चन, इस रिलेशन की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अगेन बिल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने आवर्स यूज़ किया है कोर्ट को, इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। 800 बिल आ रहा है कब, जब 10 आवर्स के लिए यूज़ किया, और 1100 आ रहा है जब हमने 15 के लिए यूज़ किया। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी रिलेशन दी है कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी।
अब फर्स्ट केस के हिसाब से y क्या है 800, ए एक्स ए एज इट इज़, x क्या है 10 प्लस b, यानी इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के 10a प्लस b। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस हमारे पास बिल है 1100 और a एज इट इज़, x की प्लेस पर क्या हो जाएगा इस बार 15, x यानी नंबर्स ऑफ आर्स रखने हैं, b एज इट इज़, तो 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b। अगेन टू इक्वेशंस है हमारे पास, सॉल्व करना है। अब हम अगर फिर से b को ही एलिमिनेट कर रहे हैं, हम एलिमिनेट उसे करते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ पर 10, तो डिफरेंट हो गया कोफिशिएंट। ईजी क्या होता है एलिमिनेट करना, जिसका कोफिशिएंट सेम है उसे एलिमिनेट करना होता है ईजी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर b के कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम b को एलिमिनेट करेंगे। अगेन दोनों के साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 को ही 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 को भी कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, तो 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस b एंड 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे लिखी हुई इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 1100 माइनस 800 इज 300, नाउ b माइनस b कैंसिल आउट, 15a माइनस 10a इज 5a, तो यहाँ से a आ जाएगा 300/5 विच इज़ 60। तो a की वैल्यू अगर 60 आ गई है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, और अब a की जगह पर क्या रख देंगे हम 60, सो वी हैव 800 इज इक्वल्स टू 600 प्लस b, यहाँ से b आ जाएगा 800 माइनस 600 विच इज़ 200। सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कंसीडर अ रिलेशनशिप बिटवीन temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit is given by degree Celsius is equals to AF, यानी A degree Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. Water boils at 100 degree Celsius and, तो अगेन हमें 2 टेम्परेचर दिए हैं, टेम्परेचर ही दिया है पर 2 डिफरेंट यूनिट्स में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी दिया है हमें और हमें टेम्परेचर ही दिया है पर इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है। 2 टेम्परेचर दिए गए हैं। तो फर्स्ट केस में उसने कहा है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जब 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है वो। सेकेंड केस में हमने वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करी है, 100 डिग्री सेल्सियस में होती है 100 वैल्यू और 212 किस में होती है फ़ारेनहाइट में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हमारे पास रिलेशन क्या है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो अब हम फर्स्ट केस की बात करें तो सेल्सियस डिग्री यानी 0 इज इक्वल्स टू ए इंटू फ़ारेनहाइट मीन्स ए इंटू 32 प्लस बी, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 0 इंटू 32, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 100 और फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है 212, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस बी। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगेन कोफिशिएंट b का सेम है तो उसी के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम क्या कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे, 100 माइनस 0 इज़ 100, दिस माइनस 32 इज़ 180, b कैंसिल आउट b, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 100/180। कटिंग करेंगे, 2 के टेबल से कट किया है, 2 5 10, 2 9 18, तो a की वैल्यू आ गई 5/9। अब ज़रूरी नहीं है कि a हमेशा हमारे पास होल नंबर ही आएगा, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए, a में भी रख, फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी। सो
अब हमें ए की वैल्यू पता है, क्या है ए की वैल्यू, 0 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/9 प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस के बी इधर आ जाएंगे, तो ये वाले नंबर पहले सॉल्व करती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 5 विच इज़ 160/9। अब ये नंबर इधर जाएगा, नंबर्स ऑन वन साइड, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -160/9। तो a और b आ गया, तो हम इसे लिख के सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि कंसीडर दिस रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मेजर सेल्सियस गिवन दैट दिस, तो अब हमें इसे a और b को किस में पुट करना है, अपने फॉर्मूले में, और डिग्री सेल्सियस a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b, ये हमें जनरल फॉर्मूला दिया था। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है, तो a की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, b की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, -160/9। क्या क्यों रखी है a और b की वैल्यू, ताकि हम फॉर्मूला जनरेट कर सकें c और f के बीच में। और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -160/9। अब डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 9 हमें दिख रहा है कॉमन, और क्या है 5, तो 5/9 को कॉमन ले लें, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये हमें वैसे भी फॉर्मूला पता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्जन का फॉर्मूला है तो वो क्या है, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.6। आज हम बनाने वाले हैं जितनी भी लाइंस हैं उनके ग्राफ। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस दी हैं, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू x, तो हमें पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये जनरल इक्वेशन होती है फॉर अ लाइन, ये एक लाइन की होती है। तो ये सारी भी किसका ग्राफ बनाएंगी, ये सब जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 4x, 2x, x, ये सब एक लाइन की इक्वेशंस हैं। अब लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स कैसे आएंगे, तो ध्यान से देखते हैं। पहले हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, y इक्वल्स टू 4x। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा है मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, x और y की मिनिमम 2 वैल्यूज़। सबसे ईजी वैल्यू क्या है कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ तो 4 इंटू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो 4 इंटू 1, तो y की वैल्यू, x को 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 ज़ा 4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के ग्राफ के लिए भी 2 पॉइंट्स चाहिए, x और y की 2 वैल्यूज़। अब मैंने अगेन x को 0 रखा तो y 2 इंटू 0, y भी क्या आ जाएगा 0। x को 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, अगेन 2 वैल्यूज़ की बात करेंगे, x और y की 2 वैल्यूज़। अगेन x को 0 रखा अगर मैंने तो 0, y भी क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 तो y भी क्या आ जाएगा 0। अब जो x को रखूँगी वही y आ जाएगा, तो अगर मैंने x को 2 रखा तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 रखूँगी तो 3। तो ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने बनाई हैं ये हर एक पर्सन की डिफरेंट हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई x को 0 ही रखे, 1 ही रखे, कोई 2 भी रख सकता है, 3 भी, -1 भी, तो ये डिफर कर सकती हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन एंड इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ a एंड b। पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर a और b की वैल्यू बतानी है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या है, 0, 0, क्योंकि हमें पता है x, y लिखते हैं, एंड 1, 4। तो 0, 0 पॉइंट क्या है, 0, 0 पॉइंट तो ओरिजिन है, और 1, 4 मतलब x1 और y4। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट से ड्रॉ पास होने वाली लाइन ये जाएगी हमारे पास, और ये कौन सी लाइन है, फर्स्ट वाली, क्या है जिसका नेम y इक्वल्स टू 4x। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगेन x और y की वैल्यूज़, x पहले लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट्स में और y बाद में। तो पॉइंट्स क्या है 0, 0 एंड 1, 2। ध्यान से देखेंगे 0, 0 तो ओरिजिन ही है, अगेन 0, 0, नाउ 1, 2, x1 और y2, तो ये पॉइंट हो गया। तो एक तो ओरिजिन ही आ गया और एक ही, यानी अगेन ये जो लाइन है हमारी ये हो जाएगी, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 2x। नाउ थर्ड इक्वेशन देखेंगे, y इक्वल्स टू x। अब y इक्वल्स टू x के पॉइंट्स क्या हैं, 0, 0 एंड 2, 2। तो ध्यान से देखेंगे 0, 0 और 2, 2 ड्रॉ करना है। 0, 0 अगेन ओरिजिन ही है हमारा, 0, 0 क्या है हमारा ओरिजिन, और क्या है 2, 2, तो x भी 2 और y भी 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, अगेन ओरिजिन है और ये पॉइंट है। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये y इक्वल्स टू x। तो यही करना था हमें, ग्राफ ड्रॉ करना था पहले। फर्स्ट पार्ट में तो हमें क्या ही करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था। अब नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से क्या करना है हमें। नेक्स्ट हमसे पूछा है a और b की वैल्यूज़, तो पहले समझेंगे कि y इक्वल्स टू ax प्लस b में ये a और b होते क्या। तो ध्यान से देखेंगे, y इक्वल्स टू ax प्लस b में जो ये a होता है ये हमारे पास होता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप होता है यानी बेंडिंग। जैसे अगर मेरे पास एक लाइन है ये, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका स्लोप, कितनी बेंड हुई हुई है, ये चीज़ क्या हो जाएगी इसकी स्लोप। इसे क्या बोलते हैं हम, स्लोप, कि बेंड कितनी है वो। और b क्या होता है, b होता है y इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। अब इसे ग्राफ से समझेंगे क्वेश्चन को, स्लोप कैसे फाइंड करना है और इंटरसेप्ट। तो देखेंगे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, y इक्वल्स टू 4x,
तो यहाँ पर हमारे पास इसे कंपेयर किया जाए किससे, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से, तो देख कर ही पता चल रहा है कि यहाँ y इक्वल्स टू 4x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू 4x प्लस 0। तो a की वैल्यू कंपेयर करके क्या आ रही है 4 और b की वैल्यू क्या आ रही है 0। आपको सिर्फ जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो ऑन कंपेयरिंग क्या पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 0। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की बात करें y इक्वल्स टू 2x, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 0। इसे भी इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की प्लेस पर 2 और b की प्लेस पर 0। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x मतलब 1x प्लस 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ध्यान से देखेंगे तो इन सब में अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी लाइंस की इक्वेशंस में स्लोप जो है, एक बार a की वैल्यू 4 है 2 है 1 है, वो अलग अलग है। वो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एक इतने एंगल पे बेंड कर रही है, दूसरे ज़्यादा एंगल पे और थर्ड वाली और भी ज़्यादा एंगल पे। तो कितनी बेंडिंग होती है उसी को मैंने कहा था कि हम क्या बोलते हैं स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम याद रखेंगे अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और क्या ये इक्वल अमाउंट से बेंड हो रही है एक्सिस से, नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड हो रही है। तो इसका मतलब वैल्यू देखकर भी और ग्राफ देखकर भी हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप जो है सारी लाइंस का, ऑफ ऑल लाइंस आर नॉट सेम, या आप ये भी कह सकते हो डिफरेंट है। लेकिन अगर स्लोप सेम नहीं है तो यानी स्लोप सेम नहीं है तो लाइंस जो है वो कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल तो नहीं है। तो स्लोप सेम नहीं होता तो हम लाइंस को क्या बोलते हैं कि दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर स्लोप सेम होता है तो लाइंस हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। अभी अगर स्लोप सेम आएगा किसी क्वेश्चन में तो हम देख पाएंगे। अच्छा, सब में ऑल्सो ऑल द 3 इक्वेशंस हैव b इक्वल्स टू 0। सब में b की वैल्यू यानी कितनी वैल्यू आई है y इंटरसेप्ट की 0। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो हमारी लाइन है ये y एक्सिस पे कितना कट कर रही है, पर y एक्सिस पे तो ये कट ही नहीं कर रही। क्या ये y एक्सिस पे कट रही है, ऐसे आ रही है y एक्सिस को कट कर रही है, नहीं। तो y एक्सिस को नहीं कट कर रही, यानी y इंटरसेप्ट ही 0 है। तो ऑल लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन। जब भी हमारे पास y इंटरसेप्ट 0 होता है इसका मतलब वो y एक्सिस से पास नहीं कर रही, तो वो सब लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके लिए हमने पॉइंट्स लिखे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a और b की वैल्यू बताई। क्योंकि a की वैल्यू यानी स्लोप डिफरेंट है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। अब क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है यानी कि y पे कोई वैल्यू कट कर ही नहीं रहा, टच कर ही नहीं रहा, तो सारी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगेन हमारे को क्या ड्रॉ करनी है, फर्स्ट ग्राफ ही ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करनी है तो क्या लेंगे, पॉइंट्स ले लेंगे सबसे पहले। तो ध्यान से देखते हैं, टेबल ड्रॉ करने हैं पॉइंट्स के लिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं, 3 4 5, पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पॉइंट्स। तो मिनिमम वैल्यू सबसे पहले अगेन x को अगर मैं 0 रखूँगी तो 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 है 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, x को 1 पुट किया तो माइनस 6 इंटू 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। नाउ अगेन x को 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 0, x को 1 रखेंगे तो -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा। देन अगेन x को 0 रखेंगे तो y 0, x को 1 रखेंगे तो y -1। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0, हमेशा x को पहले लिखते हैं y को बाद में। तो सब में फिर से हम क्या देख रहे हैं कि ये सारी लाइंस कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं। पॉइंट्स लिए अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट y इक्वल्स टू -6x के लिए 0,0 यानी ओरिजिन हो गया। देन 1, -6 यानी x1 और y -6, तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स। तो अब हम इसके लिए दोनों पॉइंट्स को लाइन के लिए क्या कर देंगे, जॉइन। y इक्वल्स टू -6x। सेकेंड लाइन देखेंगे 0,0 यानी अगेन ओरिजिन और 1, -3 x1 और y -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू -3x। नाउ थर्ड लाइन 0,0 अगेन ओरिजिन 1, -1 x1 y -1, सो दिस इज द पॉइंट y इक्वल्स टू -x। अब हमने तीनों लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। तो अगेन हमारे पास वही पूछा है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यूज़ बतानी। तो ध्यान से देखेंगे y इक्वल्स टू ax प्लस b होता है। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू -6x, तो -6x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 एंड b हो जाएगा 0। अगेन कंपेयर करें अगर हम सेकेंड इक्वेशन को, y इक्वल्स टू -3x, इसे -3x प्लस 0 लिख सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर क्या आ जाएगा -3 एंड b इज इक्वल्स टू 0। नाउ थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू -x प्लस 0 लिख सकते हैं इसे, a की वैल्यू -1 b इक्वल्स टू 0। अगेन तीनों स्लोप्स डिफरेंट है तीन लाइनों के, तो स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर नॉट सेम। अगेन स्लोप्स जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। और क्योंकि b की वैल्यू 0 है इसका मतलब ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन।
similar to first part. Now again moving to third part, which is y equals to 5x and y equals to minus 5x. First of all, we will write the points, then we will draw the graph. अगेन x इक्वल्स टू 0 तो y भी 0 हो जाएगा. x को 1 रखेंगे तो 1 5 सा 5, x को रखेंगे 0 तो y 0, x को 1 रखेंगे तो -5. तो पॉइंट्स हो जाएंगे 0, 0, 1, 5 एंड हियर 0, 0, 1, -5. तो ड्रॉ करते हैं लाइंस. 0, 0 यानी ओरिजिन है हमारा पॉइंट, 1, 5 यानी x 1 और y 5. तो अगेन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी, विच इज़ y इक्वल्स टू 5x. नाउ फॉर द नेक्स्ट लाइन इज 0, 0 and 1, -5. 0, 0 is origin and 1, -5 यानी x1 और y -5. ओरिजिन और दिस पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो अब ये लाइन कौन सी है हमारी, y इक्वल्स टू -5x. अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो वी विल कंपेयर. y इक्वल्स टू ax प्लस b होता है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को y इक्वल्स टू 5x प्लस 0. तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है हमेशा. y इक्वल्स टू -5x को भी -5x प्लस 0 लिखेंगे तो a की वैल्यू -5 एंड b 0. This again, slope of lines are not same, therefore slope of lines are not same, therefore the lines are not parallel. Also b की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 आ रही है इन बोथ इक्वेशन. therefore both the lines passes through ओरिजिन. जब भी b की वैल्यू 0 आ रही है यानी y इंटरसेप्ट 0 है, यानी y पे तो कट करनी नहीं, तो कहाँ से पास करनी है, ओरिजिन से. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. अगेन वी हैव 3 इक्वेशंस. तो x एंड y एंड अगेन x एंड y. अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. अगर x को 0 लिया, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैंने x 0 लिया तो 3 × 0 0, 0 - 1 इज -1. x को 1 लिया तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 इज 2. x को 0 लूँगी तो 3 × 0 0, x को 1 लिया तो 3 × 1 = 3. अगेन x को 0 लेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, और x को 1 ले लिया तो 4 आ जाएगी. वैल्यूज़ तो हम पुट करके भी देख सकते हैं. मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये हम वर्बली भी कर सकते हैं. नाउ यू आर इन क्लास 9 सो यू कैन सॉल्व इट वर्बली. सो 0, -1 यानी x 0 है और y है -1, तो ये हो गया पॉइंट. 1, 2 तो x 1 है और y है 2. अब इन दोनों से ज्वाइन करेंगे एक लाइन. ये है y इक्वल्स टू 3x - 1. नाउ नेक्स्ट वी हैव 0, 0 एंड 1, 3 यानी ओरिजिन है x1 और y3. तो ये है y इक्वल्स टू 3x. नाउ 0, 1 यानी x 0 है और y 1 है, ये पॉइंट हो जाएगा. एंड 1, 4 x 1 है और y 4 है, x 1 है y 4 है, ये पॉइंट हो जाएगा. Now for the slope, again as we have drawn the graphs, now for the slope we will write the general equation y equals to ax plus b. अब कंपेयर करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x - 1. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर a की वैल्यू डायरेक्ट क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 1 या -1. अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ax प्लस b वाली फॉर्म में ही लिखना है, तो b की वैल्यू 1 नहीं होगी, -1 होगी. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 3x. तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 3 और b की वैल्यू क्या हो गई 0. अब कंपेयर करें y इक्वल्स टू 3x + 1, तो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अब ध्यान से देखें तो इस केस में हमारी जो स्लोप है, a क्या था स्लोप और b क्या था y इंटरसेप्ट. तो ध्यान से देखेंगे तो इस बार y इंटरसेप्ट सबका 0 नहीं है, और सिमिलरली इस बार a जो की वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं है, वो सबकी क्या है सेम. अगर सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, अगर सेम है y की वैल्यू इस a की वैल्यू, देयरफॉर स्लोप ऑफ ऑल इक्वेशंस यानी a इक्वल्स टू 3 इज सेम. सबका स्लोप सेम है, इक्वल है. इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, स्लोप सेम होगा तो लाइंस आर पैरेलल, यानी वो कितनी बेंडिंग है, वो इक्वल बेंडिंग है, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंड कर रही है. ठीक है, सबका स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस पे कितने एंगल बना रहे हैं वो सेम है. ध्यान से देखेंगे कितना एंगल कोई भी लाइन बना रही है वो स्लोप होता है. अब ध्यान से देखिए तो यहाँ ये लाइंस इक्वल एंगल बना रही है. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, इक्वल अमाउंट से बेंड कर रही है, तो लाइंस कैसी हैं पैरेलल. और ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 0 है. इन इक्वेशन 2 हैज़ b इक्वल्स टू 0,
देयरफॉर इक्वेशन 2, देयरफॉर दिस लाइन ऑफ इक्वेशन 2 विल पास थ्रू ओरिजिन। क्यों इक्वेशन 2 वाली पास करिए? क्योंकि उसी में y इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी रेड वाली लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि ये y एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही, तो ये कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। और ध्यान से देखिए क्योंकि इसके b की वैल्यू 0 है, यहाँ b की वैल्यू क्या है? देखो ये y पे कहाँ पर कट कर रही है? 1 पर। ये वाली लाइन y पे कहाँ कट कर रही है? -1 पे। तो b की वैल्यूज भी क्या है? -1 और 1। और जहाँ कट नहीं कर रही y एक्सिस पे तो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, अगेन फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट, x, y, x, y। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें x को अगर हम रखेंगे 0, तो x को 0 रखते ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। अब अगर x को मैं 1 रख दूँ तो 2 × 1 -2, -2 × -3 -5। नाउ अगेन x को 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, x को 1 रखेंगे तो y -2, x को 0 रखेंगे तो y 3 और x को 1 रखेंगे तो y 5। तो अब हमें पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं 0, -3, 1, -5, 0, 0, 1, -2, 0, 3 एंड 1, 5। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 0, -3 यानी x 0 और y -3। नाउ नेक्स्ट इज 1, -5, x 1 और y है हमारे पास -5, 0, -3 और 1, -x1 और y -5। तो ये यहाँ से पास होगी हमारी इन 2 पॉइंट्स लाइन, और इस लाइन का नेम है हमारे पास y = -2x -3। नाउ नेक्स्ट वी हैव 0, 0 मीन्स ओरिजिन, और 1, -2, x1 और y -2। सो दिस इज द लाइन y = -2x। Now the last line or the third line is 0, 3, 1, 5, 0, 3 and x1 and y 5. So this will be the last or the third line. Now y = ax plus b is the general equation. Again we have to compare. First equation is y = -2x -3. अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 और b की वैल्यू 3 नहीं -3, याद रखना है 3 नहीं -3। y = -2x, b नहीं है तो 0 मान लेंगे हमसे। अगेन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 और b की वैल्यू 0। थर्ड इज y = 2x + 3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 लाइन्स का स्लोप तो है सेम, और वो 2 लाइन्स हैं ये इक्वल अमाउंट से बेंड कर रही हैं एक्स एक्सिस पे, इक्वल एंगल बना रही हैं। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ line 2 and 1 are equal, which is -2. Therefore ये lines 1 and 2 कैसी हैं? are parallel. इनका स्लोप इक्वल है तो ये लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल। एंड फॉर इक्वेशन 2 के लिए b की वैल्यू 0 है, देयरफॉर द लाइन पासेस थ्रू, जब भी हमारे पास b की वैल्यू 0 तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन 0, 0। एंड फॉर 1 and 2 b की वैल्यू डिफरेंट है, b इज़ नॉट 0, देयरफॉर कांट पास थ्रू ओरिजिन। b की वैल्यू 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, एंड देन वी हैव टू कंपेयर इट विद जनरल इक्वेशन। सिंपल है, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं, स्लोप अलग अलग है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। b की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से पास करेंगे, b की वैल्यू 0 नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। एंड दिस वाज आवर लास्ट पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर, यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट।